Hi guys, welcome to Med भैया ऑन पॉपुलर डिमांड। आज का वीडियो AFMC के मेडिकल फिटनेस क्राइटेरिया पे बनाया गया है, जो कि मैंने अपडेट किया है अकॉर्डिंग टू द 2024 रेगुलेशंस। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था ऑन द मेडिकल फिटनेस क्राइटेरिया, पर वो थोड़ा सा पुराना हो गया था। सो हियर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, here is the medical fitness criteria which is updated in 2024. And yes, if you have not liked, shared or subscribed to this channel, please do, because बहुत सारे tips and tricks AFMC का इस पे मैं upload करने वाला हूँ which will help you in cracking AFMC shortly. So there are some basic requirements जो हमें लगते हैं while getting into any medical college, और आर्म फोर्सेस में जाने के लिए उससे भी ज़्यादा कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स लगते हैं। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं अगर एएफएमसी का मेडिकल होगा आप लोगों का? तो पहली चीज, कोई भी कंटेजियस यानी कि इन्फेक्शियस डिसीज आप लोगों को नहीं होना चाहिए जो एक दूसरे से फैल सके। दूसरा, कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन आपको नहीं होनी चाहिए जो आपको फिजिकल लिमिटेशंस कॉज करे। जैसे जब आप आर्मी फौज में जाते हो तो आपको भागना दौड़ना, कुछ उनके बेसिक स्टैंडर्ड्स होते हैं जो आपको मीट करने पड़ते हैं। तो अगर ऐसी कोई मेडिकल कंडीशन हो जिससे आप वो चीजें ना कर पाए तो वो अनफिट हो जाएगा। तीसरा, आपको हाई ट्रेनिंग एक्टिविटीज, जो हाई डिमांडिंग ट्रेनिंग एक्टिविटीज है उसमें पार्ट लेने में कोई मुश्किल ना आए। और चौथा, जो मिलिट्री एनवायरनमेंट है, जो यहाँ का रहना सहना है, चाल ढाल है, वो उसमें आप कोप अप कर पाओ। तो जिस ऐसी कोई बीमारी ना हो जिससे आप इसमें कोप अप ना कर पाए। तो बहुत बहुत एस्पिरेंट्स का ये सवाल होता है कि अगर अगर मैं अनफिट हो जाता हूं तो क्या करें। और अनफिट का रेट भी बहुत हाई है, बहुत लोग टेम्परेरी अनफिट हो जाते हैं। तो अनफिट होने पे क्या करना होता है कि एक स्पेशल मेडिकल बोर्ड जब जिसमें आप अनफिट दिखाए जाते हैं तो उनको आप एक बहुत नॉमिनल गवर्नमेंट स्टैंडर्ड का फी जो होता है वो डिपॉजिट करके आप चैलेंज कर सकते हैं। तो फिर वो इसका वापस से मेडिकल होगा, स्पेशलिस्ट ओपिनियन लिया जाएगा और फीस बहुत ही मिनिमल होती है। तो आप बिल्कुल ये कर सकते हैं। मोस्टली लोग ओवरवेट की वजह से अनफिट हो जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हाइट रिक्वायरमेंट्स और वेट रिक्वायरमेंट्स, हाइट और वेट रिक्वायरमेंट्स जो है वो क्या क्या होती हैं। तो इसमें आप अपना पॉज करके, वीडियो पॉज करके, इसमें आप अपना हाइट ढूंढ सकते हैं और एज के अकॉर्डिंगली अपना वेट टैली कर सकते हैं। और उतना वेट अगर आप हो तो आपको ओवरवेट में कोई अनफिट नहीं कर सकता। सिमिलरली यहाँ पर भी आप अपना हाइट ढूंढिए, वीडियो पॉज कीजिए और इसमें अपना वेट का भी कैटेगरी देख लीजिए। ये सिमिलरली वही चार्ट है गर्ल्स के लिए भी। तो ये हाइट रिक्वायरमेंट्स के एक्सेप्शंस क्या हैं? अगर आप गोरखा हैं, नेपालीज हैं, आसामीज है या गढ़वाली हैं तो उनके लिए मिनिमम हाइट 152.5 हो जाता है। बाकी सब लोगों के लिए 157.5 होता है। और अगर किसी का वेट 47 किलो से कम है, हाइट को इसमें नहीं लिया गया है। कुछ भी हाइट हो, कोई भी हाइट हो, ऊपर अगर आपका वेट 47 किलो से कम है तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा। जो कि मैंने बताया कि मोस्टली जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनके वेट ज्यादा होने की वजह से उनको अनफिट कर दिया जाता है। पर अगर आप अनफिट हो जाते हैं वेट की वजह से तो आगे क्या होता है? डोंट लूज होप, बिकॉज इवन एवरीवन नोज दैट आप जब अपने इस चीज की पढ़ाई कर रहे हो या किसी चीज की तैयारी कर रहे हो तो आपको फिजिकल एक्टिविटी करने का टाइम नहीं मिलता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले अगर आपको वेट में अनफिट कर दिया जाता है तो आपको 12 हफ्ते के बाद रिव्यू किया जाता है। और अगर 24 हफ्ते तक आपका वेट नॉर्मल रेंज में, जो कि चार्ट्स थे, अगर आपने नहीं देखे हैं तो रिवाइंड कीजिए, वापस देखिए। अगर 24 हफ्ते में आपका वेट कम नहीं होता है तो आपको टेम्पररी अनफिट कर दिया जाता है। और अगर 6 महीने तक भी आपका वेट कम ना हो तो आपको परमानेंट अनफिट कर दिया जाता है। तो विजुअल स्टैंडर्ड्स, इसके बाद होता है आपके आईज का एग्जामिनेशन।
आइज का टेस्ट। तो आइज के स्टैंडर्ड में जो आई के टेस्ट होते हैं, ये सारे टेस्ट होते हैं जो आपके किए जाते हैं। तो इसमें आपका 6/36 आपको लागू है। अनकरेक्टेड, अनकरेक्टेड मतलब बिना चश्मे के आपको इतना विजन कम चलेगा। जो नॉर्मल होता है वो 6/6 होता है। ठीक है। और BCVA क्या होता है? करेक्टेड विजन, मतलब अगर आपने चश्मा लगाया है तो उस चश्मे से आपको पूरा नॉर्मल ही दिखना चाहिए। जो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया लिखा है, मतलब माइनस का चश्मा प्लस का चश्मा, तो ये 2.5 डायोप्टर तक, 2.5 जो पावर है, चाहे माइनस हो या प्लस, दोनों तक काम चल जाता है। लेसिक सर्जरी के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा कि वो परमिटेड है कि नहीं है और किन केसेस में परमिटेड है। तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो सब मोस्टली लोग पूछते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो लेसिक, लेसिक कब कब अलाउड होता है? सबसे पहली बात, एज 20 साल से ज्यादा होना चाहिए लेसिक करवाने के लिए। सेकंड, 12 मंथ्स कम से कम हो जाने चाहिए लेसिक करवाने के बाद। अगर आप मेडिकल में अपियर करते हैं और आपके लेसिक करवाने के बाद 12 मंथ से कम हुए हैं तो आपको अनफिट किया जाएगा, आप अगली बार अप्लाई कर सकते हैं। जो रेटिना है, जो आंख का पर्दा है पीछे, वो नॉर्मल होना चाहिए। और अगर लेसिक के बाद भी आपका नंबर बचा है तो वो 1 या +- 1 तक ही होना चाहिए। आपने पीछे देखा, लेसिक ना हो तो +- 2.5 तक हो सकता है, चाहे माइनस का चश्मा हो, प्लस का चश्मा हो, 2.5 तक हो सकता है। पर लेसिक अगर करवा लिया है तो 1 प्लस या -1 तक ही अलाउड है। फिर आते हैं सर्जिकल स्टैंडर्ड। सर्जरी नहीं हो रही है इसमें, पर इसमें चेक होता है। सर्जरी में क्या क्या चेक? कोई ऐसी डिफॉर्मिटी या मेलफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से आपको फिजिकल ट्रेनिंग में दिक्कत हो, जैसे मैंने शुरू में बताया था। दूसरा, ऐसा कोई सूजन या ट्यूमर या स्वेलिंग कहीं भी शरीर पे नहीं होना चाहिए जो डाउटफुल हो। ठीक है, जिसकी वजह से आपके और टेस्ट हो जाएं और उसमें कुछ पकड़ा जाए तो वो फिर फिजिकल स्टैंडर्ड से अनफिट हो जाता है। कोई हर्निया नहीं होना चाहिए। हर्निया का ध्यान से खास ध्यान रखा जाए। आप सर्जरी करवा सकते हैं हर्निया की और 6 महीने बाद वापस अप्लाई कर सकते हैं तो आप फिट हो जाएंगे। कोई ऐसा स्कार नहीं होना चाहिए जो इंडिकेट करे कि आपकी पहले यहाँ पर सर्जरी हो रखी है, जो कि क्रिटिकल पॉइंट था। कोई आर्टिरियो वीनस मैलफॉर्मेशन, मतलब कहीं आर्टरी और वेन जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम आए इन द हाई डिमांडिंग फिजिकल एक्टिविटीज। ईयर, नोज एंड थ्रोट के क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं जब टेस्ट होगा आपका? कोई ऐसा स्कार या मेलफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए आपके नाक, कान या गले में। कोई हियरिंग इम्पेयरमेंट, मतलब आप कान से आपको एकदम अच्छे से सुनाई देना चाहिए। कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए जिसमें आपको कम सुनाई दे या फिर आपको चक्कर आने के कोई कंप्लेंट हो तो फिर वो अनफिट हो जाता है। कोई स्पीच में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जब आप बोलते हैं तो वो साफ होना चाहिए और स्पीच में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और कोई भी यहाँ पे एरिया में आपके नाक, कान और गले में कोई ऐसी डिसीज नहीं होनी चाहिए जिसमें आपकी ब्रीदिंग को प्रॉब्लम हो सके, जैसे कि नेजल पॉलिप हो गया, नेजोफेरिंक्स का कोई भी ट्यूमर मतलब नाक में कुछ ऐसी ग्रोथ वगैरह हो जाएगी जिसकी वजह से ब्रीदिंग वीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। एक हियरिंग स्टैंडर्ड्स टेस्ट किया जाता है ये सब पता करने में। उसमें क्या होता है, आपको 6 मीटर दूर, 610 सेंटीमीटर आपको दूर खड़ा किया जाता है और वहां से आपको जो भी टेस्टर होगा वो दूर से आपको फोर्स्ड विस्पिरेशन, मतलब जैसे आप विस्पर करते हैं वो थोड़ा सा जोर से विस्पर करेगा, वो आपको हर कान में अलग अलग सुनाई देना चाहिए, तभी आप फिट बताए जाएंगे। फिर आपका होता है एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट, मेंटल टेस्ट, ताकि आप वो स्ट्रेस, वो माहौल में अडेप्ट हो पाए कि नहीं, वो पता चलेगा। साइकोलॉजिकल असेसमेंट में एक साइकोलॉजिस्ट बिठाया जाता है जो कि आपका टेस्ट लेता है। हो सकता है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है वो आपसे फेस टू फेस टेस्ट भी ले। वो आपसे कोई सवाल पूछेगा जिससे उनको एक इंटरप्रिटेशन मिल जाता है कि आप उस आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के एनवायरनमेंट में ढलने के लिए फिट हैं कि नहीं है। और ये भी एक कॉज ऑफ रिजेक्शन बन सकता है।
फिर आता है आपका डेंटल एग्जामिनेशन, तो दांत आपके चेक किए जाते हैं। तो कम से कम इसमें होता है कि 14 डेंटल पॉइंट्स, उन डेंटल पॉइंट्स को कैसे डिवाइड किया है वो आपको मेडिकल में पता चल जाएगा, पर डेंटल पॉइंट्स कम से कम 14 होने चाहिए। तो मैंने नीचे शॉर्ट में उसको एक्सप्लेन किया है। तो कोई ऐसा जॉ की कंडीशन नहीं होनी चाहिए जो कि बार बार हो सके, कोई भी ऐसा डिसीज नहीं होना चाहिए जो बार बार हो सके जॉ की। कोई जॉ की डिस्क्रिपेंसी मतलब अपर एंड लोअर जॉ, जो आपके मुंह है अपर एंड लोअर जॉ, वो ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आगे वाला जॉ बहुत आगे बंद हो रहा है, पीछे वाला बहुत छोटा है वो बहुत पीछे जा रहा है। कोई ये जो आपका टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट मतलब जो आपका जॉ अपर एंड लोअर जॉ जहाँ मिलता है वो एरिया नॉर्मल होना चाहिए। आपकी माउथ ओपनिंग कम से कम 30 मिलीमीटर होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि माउथ ही ओपन ना हो रहा हो। कोई भी कैंसर टाइप का कंडीशन आपको नहीं होना चाहिए। कोई भी गम्स से ब्लीडिंग या इन्फेक्शन एक्टिव नहीं होना चाहिए। कोई भी टीथ आपके लूज नहीं होने चाहिए। लूज टीथ क्या बताते हैं कि आपका अंदर इन्फेक्शन है, तो वो आपको अनफिट हो जाते हैं आप। कोई भी ऐसी कॉस्मेटिक सर्जरी या चोट वोट लगी हो मुंह वगैरह पे, तो वो अनफिट हो जाएगा। तो अगर अगर ऐसा चोट लगी है जिसमें आपकी गलती नहीं है, तो 24 हफ्ते तक अगर आप मेडिकल में आते हैं 24 हफ्ते के बाद उस सर्जरी के, तो आपको फिट कर दिया जाएगा। रेस्पिरेटरी स्टैंडर्ड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको फिजिकली डिमांडिंग टास्क करने होते हैं आर्मी में। तो कोई भी आपका ऐसा लंग का लॉन्ग स्टैंडिंग जैसे ट्यूबरक्लोसिस टीबी सबने सुन रखा है, वो आपको नहीं हुआ होना चाहिए। तो इसलिए आपका एक चेस्ट एक्सरे भी किया जाता है, और एक चेस्ट एक्सपेंशन आपका टेस्ट किया जाता है। टेप चेस्ट के अराउंड लगाया जाता है और आपको बोला जाता है कि डीप ब्रेथ लो, तो फिर उसमें आप वो टेप कम से कम 5 सेंटीमीटर से बढ़ना चाहिए। ऑर्थोपेडिक स्टैंडर्ड्स मतलब हड्डियों का स्टैंडर्ड्स। कोई भी ऐसी डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए जिसमें आपकी हड्डी टेढ़ी हो या कोई पहला फ्रैक्चर हुआ हो जो सही से ना जुड़ा हो। अगर सही से नहीं जुड़ा है तो वो अनफिट हो जाता है। कोई कमर की प्रॉब्लम, पीठ दर्द या कोई ऐसे कमर टेढ़ा होना या डिस्क बल्ज होना, अगर आपको पहले से दिक्कत है तो वो फिर अनफिट हो जाता है। कोई भी डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब आपका हाथ पैर टोज फिंगर्स में कोई ऐसा टेढ़ापन या ऐसा कुछ जो पहले से हुआ आ रहा है, कोई फ्रैक्चर हील होने की वजह से आया है, वो नहीं होना चाहिए। नॉक नीज नहीं होना चाहिए। बो लेग्स मतलब नॉक नीज का उल्टा, वो नहीं होना चाहिए। हाइपर मोबाइल जॉइंट्स मतलब बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी कि आप अपनी बीच वाली उंगली भी पीछे लगा सकते हो, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। न्यूरो या फिर ब्रेन स्टैंडर्ड्स, इसमें क्या चेक किया जाता है? न्यूरो स्टैंडर्ड्स में कोई आपको ऐसे मिर्गी या झटके की बीमारी नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसे हाथ अगर आपको आगे करने को बोले तो उसमें ट्रेमर्स नहीं होने चाहिए। स्पीच में बोलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इम्बैलेंस रहो। कई लोगों को क्या हो जाता है जब आंख बंद करते हैं तो यहाँ वहां गिरने लग जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। स्किन स्टैंडर्ड्स, तो आपको ऐसी कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए जिसमें ये जो सारी बीमारियां लिख रखी है वो एक्टिवली आपको किसी में नहीं होनी चाहिए। विटिलिगो नहीं होना चाहिए जिसमें सफेद पड़ते हैं। वॉट्स कॉन्स, कहीं खुजली, कोई स्किन इन्फेक्शन, ग्रोथ्स। हाइपरहाइड्रोसिस बहुत कॉमन डाउट है और बहुत लोगों को होता है। हाथ और पैर में ज्यादा पसीना आने को हाइपरहाइड्रोसिस कहते हैं, बाकी शरीर का नहीं देखा जाता है, हाथ और पाँव का देखा जाता है, क्योंकि जब आप आर्मी में कोई भी टास्क करेंगे तो हाथ और पाँव का काम बहुत आता है। तो इस चीज के लिए कौन कौन से मेडिकल टेस्ट या इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं? तो जब आप मेडिकल के लिए आते हैं तो आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है। उसमें आपका पूरा ब्लड के टेस्ट होते हैं, सारे हीमोग्लोबिन ये वो सब टेस्ट होते हैं, जिसके बेसिस पे आपको देखा और परखा जाता है। इन सब टेस्ट के अलावा जो हमने पीछे बात की है, इसके अलावा यूरिन का टेस्ट होता है, एक चेस्ट एक्सरे होता है जो मैंने आपको बताया ट्यूबरक्लोसिस या ऐसा कोई लंग कंडीशन रूल आउट करने के लिए,
और चौथा, अल्ट्रासाउंड होता है आपके एब्डोमेन और पेल्विस का, ताकि देखा जाए अंदर सब ठीक ठाक है कि नहीं है। तो इसी के साथ आपका ये मेडिकल का, जो आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज के मेडिकल क्या होता है इसमें एंट्रेंस के टाइम, ना कि सिर्फ ये आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज का है, ये सारे आर्मी नेवी एयरफोर्स में कहीं भी जाइए तो यही स्टैंडर्ड्स रहते हैं। तो अगर अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल, तो प्लीज़ करिए और अपने फ्रेंड्स या एस्पिरेंट जो भी आर्मी आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हैं उनको ये शेयर और सब्सक्राइब करवाइए। सी यू लेटर।